नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल यानी अर्बन नक्सलियों की खतरनाक साजिशों पर जमकर हमला बोला, तभी से ये लगने लगा था कि राजनीति में भूचाल आना तय है। अर्बन नक्सल यानी जो शहरों में बैठ के खुरापात पाल रहे हो, उकसा रहे हैं। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। कम से कम ये तो नहीं सोचा गया था कि देश का पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री खुद को दिमागी नक्सल कहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने एक्स पर लिखा, वो साफ बता रहा है कि वे इस पर किस हद तक गर्व कर रहे हैं। सोचिए, इसे ये नहीं कहा जाएगा कि मोदी ने जो बोला बस उसकी उन्होंने जवाब दिया है, बल्कि यह उस पूरे इकोसिस्टम का एक बेशर्म कबूलनामा है जो दशकों से सत्ता के एसी कमरों और बड़े शिक्षा संस्थानों में बैठकर उसी नक्सली जनसंहार वाली विचारधारा को ऑक्सीजन देता रहा है, जो जंगलों में हमारे जवानों का खून बहाती है। वही है चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा, वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दिमागी नक्सल सिंडिकेट का पूरा गेम क्या है। हम डिकोड करेंगे कि कैसे साल 2010 में दंतेवाड़ा के सबसे खूनी माओवादी नरसंहार का ठीक बाद देश के गृह मंत्री ने जेएनयू के मंच से वैचारिक सरेंडर किया था। हम यह भी समझेंगे कि भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव आखिर किस बड़े और असली खतरे पर पर्दा डालने के लिए गढ़ा गया था। और हम इस बात को भी समझाएंगे कि कैसे 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण से लेकर डिजिटल इंडिया तक का विरोध करना भारत की संप्रभुता और हार्ड पावर को कमजोर करने की एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का हिस्सा था। हमने पहले भी अपने चैनल पर दिमागी नक्सल वाली सोच की नकाब उतारी है। लगातार हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप दुनिया भर के वामपंथी विवाद का इतिहास पढ़ें तो आप पाएंगे कि जंगल में बंदूक उठाने वाला नक्सली कभी अकेला काम नहीं करता। उसे शहरों में बैठे उन वकीलों, पत्रकारों और राजनेताओं का कानूनी कवर चाहिए, ताकि जब मामला कोर्ट में जाए तो वे खुद को बचा सके। डरपोक भी ये नहीं होते हैं। पैसे मिलते हैं बाहर से तो हिडन तरीके से वे देश में जहर फैलाते हैं। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। ये वो चेहरे हैं जो हर दिन लोकतंत्र खतरे में होने की दुहाई देते हैं, जनता को डराते हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें भारत में रहते हुए नहीं, बल्कि लंदन, अमेरिका पहुंचकर ये बताना होता है कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, भारत में लोकतंत्र खतरे में। मतलब साफ है कि हम लोकतंत्र का चोला पहनकर लोकतंत्र को खत्म करेंगे, ताकि हमारी राजनीति भी चौंकती रहे और हमें कोई पहचान भी न पाए। आप पी चिदम्बरम का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए।
अप्रैल 2010 का वो काला दिन आज भी देश नहीं भूला है, जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वामपंथी आतंकवादियों ने 36 सीआरपीएफ जवानों को बेरहमी से मारा था। उस वक्त देश खून के आंसू रो रहा था। हर किसी जुबान पर बस एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर गुनहगारों को न बख्शा जाए। लेकिन ठीक एक महीने बाद मई 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम जेएनयू के मंच पर खड़े होकर नक्सलियों को पुचकारते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलियों से बिना हथियार डाले भी बातचीत करने को तैयार है, क्योंकि नक्सली सशस्त्र संघर्ष में यकीन रखते हैं। सोचिए, एक संप्रभु राष्ट्र का गृह मंत्री अपने ही जवानों के हथियारों को हथियार रखने की वैचारिक छूट दे रहा था। सोचिए सोच में कि क्या है। और जेएनयू में इस बयान पर तालियां बज रहे थे। खैर, जेएनयू का तो एक अलग ही हिसाब है। ये तो समय समय पर आप खुद ही समाचार पत्रों द्वारा या टीवी चैनलों द्वारा सुनते ही हो। यह दिमागी नस्लवाद का सबसे खौफनाक और सीधा एग्जाम्पल था। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े छलावे की। जब एक तरफ देश में नस्लवाद अपने चरम पर था और देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में थी, तब उस नाकामी को छिपाने और एक खास वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस का टॉप लीडरशिप ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जिसने पूरे सनातन समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ऐसे नेताओं ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसी काल्पनिक थ्योरी बाजार में उतार दी। बड़ा बड़ा इसके पीछे साजिश रची गई, बड़ी कहानियां हैं। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और देश की सेवा करने वाले एक सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को मोहरा बनाया गया। उन्हें जेलों में डालकर बिना सबूत यातनाएं दी गई, ताकि दुनिया के सामने यह साबित किया जा सके कि भारत में बहुसंख्यक आबादी भी आतंकवादी है। कोर्ट में 17 साल तक मामला चला, लेकिन जब अदालत में सबूतों की बारी आई तो यह पूरा सफेद झूठ औंधे मुंह गिर पड़ा। दिमागी नस्लवाद का यह एक क्लासिक तरीका है। असली आतंकियों से ध्यान भटकाकर शांति प्रिय समाज को ही विलेन बना दो। लेकिन कहानी सिर्फ आंतरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है। एक दिमागी नक्सल भारत के हर उस कदम का विरोध करता है जो देश को सामरिक और आर्थिक रूप से ताकतवर बनाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एग्जेगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय आवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदम्बरम साहब? साल 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तमाम विदेशी दबावों को दरकिनार करते हुए पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया, तब संसद में चिदम्बरम ने इसका कड़ा विरोध किया था। क्या तर्क दिया था उन्होंने? कह रहे थे कि भारत को परमाणु हथियार बनाने के बजाय अपनी मोरल सुपीरियरिटी बनाए रखनी चाहिए। जरा सोचिए कि एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियारों से लैस और हिंसक पड़ोसी देश खड़े हैं, और दूसरी तरफ देश का एक वरिष्ठ नेता हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाकर निहत्था रखने की या निहत्था करने की वकालत कर रहा था। ठीक यही भारत विरोधी मानसिकता इकोनॉमी के मोर्चे पर भी दिखी।
जब मोदी सरकार ने नस्लवाद, आतंकवाद और काले धन की कमर तोड़ने के लिए डिजिटल पेमेंट और नोटबंदी जैसे कड़े फैसले लिए, तो इसी इकोसिस्टम ने उसे घोटाला करार दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई खुफिया और आर्थिक रिपोर्ट यह साबित कर चुकी हैं कि कैश आधारित फंडिंग के बंद होने से वामपंथी उग्रवाद की रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी है। पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है। पाकिस्तान पर आतंकवाद पर लगाम लगी है। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। आज जब डिजिटल इंडिया के जरिए आम आदमी सीधे जुड़ रहा है, तो बिचौलियों और वामपंथी थिंक टैंक की फंडिंग सूख गई है। तो अंत में सवाल यह है कि चिदम्बरम का खुद को दिमागी नक्सल कहना क्या वाकई चौंकाने वाला है? बिल्कुल नहीं। जब आप देश के परमाणु परीक्षण का विरोध करते हो, जब आप डिजिटल इकोनॉमी को खारिज करते हो, जब आप खूनी नस्लियों से बिना शर्त बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते हो, और जब आप अपनी ही सेना के अधिकारियों को झूठे भगवा आतंक के केस में फंसाते हो, तो आप जाने अनजाने में उसी नक्सल सिंडिकेट का सबसे बड़ा बौद्धिक चेहरा बन जाते हैं। ये मोदी की चेतावनी बिल्कुल सटीक है, और बौखलाहट इसीलिए विपक्षियों में, वामपंथियों में ज्यादा है। पीएम जब कहते हैं कि जंगल का नस्ली तो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, असली लड़ाई अब इन दिमागी नस्लियों से है जो सिस्टम के भीतर बैठकर देश को खोखला कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या सोच है? सोचिए जरा, बताइए कि पीएम गलत है या चिदम्बरम गलत है या ऐसे सोच वाले लोग गलत? बताइए कि क्या पूर्व गृह मंत्री का यह बयान देश के लिए चिंताजनक है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि असली सच हर भारतीय तक पहुंचे। और हमारा यह वीडियो ठीक लगा हो तो हमारे चैनल ONN को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।